अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टूडेंट्स लेसन नंबर 2 को देखेंगे, जो कि हमारे पास कंटिन्यूड चैप्टर 1 से है। टॉपिक जो कि अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरीज इन आईआर। ठीक है, इसमें हम 3 तरह के पढ़ेंगे। एक रियलिज्म के बारे में और एक जो है वो हम पढ़ेंगे, आगे हमारे पास आएगा लिबरलिज्म, आएगा आइडियलिज्म, आएगा। इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इनका क्या कहना है, इनकी क्या जो है वो थॉट्स हैं अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें से करनी है। ज़्यादा आपने इसको डिटेल में नहीं याद करना। सो अगर आप चैनल अपनी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ, पॉलिटिकल रियलिज्म के। जिस तरह से हमारे पास आ जाता है पॉलिटिकल रियलिज्म। अब इसमें हमें जो है वो क्या बताया जाता है। देखिए, रियलिज्म जो है वो एक ऐसा कह लें कि थ्योरी है जो ये हमें डिस्प्ले करती है कि हर कंट्री अपने फ़ायदे के लिए जो है वो काम करता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर हम इंडिविजुअली भी देखे जाए तो हम सबसे पहले अपना फ़ायदा देखते हैं किसी भी चीज़ के लिए। इसी तरह कोई भी मुल्क है वो अपना पहले फ़ायदा देखेगी, फिर दूसरी जो है वो कंट्री को देखेगी, यानी नेशनल इंटरेस्ट। ये फ़ायदा जो है वो कभी ऐसा होता है कि हमारा सीधा सीधा जो है वो पावर और सोर्सेज लेने का भी होता है, और कभी जो है वो हमारा मोरालिटी के लिए भी जो है होता है, जो कि अखलाकी बातों की शक्ल में जो है वो हमारे सामने जो है वो छुपाया जाता है। ठीक है, तो मतलब सीधा सीधा जो इसका मतलब है पॉलिटिकल रियलिज्म का, इसका ये है कि सबसे पहले हर कंट्री अपने बेनिफिट्स को देखती है, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो है वो काम करती है। तो इसमें हमें जो पॉइंट बाय पॉइंट हम यहाँ पे इस पे देखेंगे कि अपना फ़ायदा सबसे पहले ज़रूरी है। यानी हर स्टेट की सबसे बड़ी जो टेंशन होती है, फ़िक्र होती है, वो अपनी सिक्योरिटी और उनकी जो लैंड्स हैं और जो ऑटोनमी है, यानी अपना फ़ैसला ख़ुद लेना। ये होता है कि वो अपने फ़ैसले ख़ुद ले, कोई भी मुल्क है, और उसकी जो है वो अपनी सिक्योरिटी को जो है वो मजबूत करे, और जो उनकी टेरिटोरी है, जो यानी जो ज़मीनें हैं, उनको भी जो है वो अपने कब्ज़े में रखें। इसके बाद जो है वो इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। देखिए, कोई मुल्क ज़्यादा ज़मीन या रिसोर्सेज चाहता है, ज़ाहिर बात है, इंटरेस्ट की बात है ना। कोई चाहता है कि अब हमारे पास ज़्यादा ज़मीन हो, ज़्यादा रिसोर्सेज हो। कोई अपना जो है वो निज़ाम, जैसे डेमोक्रेसी या सोशलिज्म जो है वो दूसरे मुल्कों तक जो है वो फैलाना चाहता है। हर कंट्री का अपना अलग जो है वो इंटरेस्ट होता है। तो और फिर जो है वो हमें ये भी बताया जाता है, तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है पावर। नेशनल इंटरेस्ट यानी पावर के बराबर भी होती है। यानी रियलिस्ट का के नज़दीक जो है वो नेशनल इंटरेस्ट का मतलब असल में जो है वो पावर होता है। देखिए, अगर किसी मुल्क के पास ज़्यादा ज़मीन होगी, ये भी एक पावर के तौर पे जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। किसी के पास जो है वो उसका डेमोक्रेसी सिस्टम बहुत मजबूत है, किसी की सिक्योरिटी होगी, या किसी का जो है वो टेक्नोलॉजी किसी के पास ज़्यादा है, वो जो है वो उसकी जो है वो क्या बन जाती है, पावर बन जाती है। तो असल में रियलिस्ट के भी नज़दीक यही है कि नेशनल इंटरेस्ट का मतलब असल में पावर होता है। ठीक है, पावर के जो है वो कुछ सोर्सेज, पावर मुख्तलिफ तरह की हो सकती है। देखिए, पावर जो है वो सिर्फ मिलिट्री से नहीं आती, बल्कि मिलिट्री पावर भी होती है, इकोनॉमिक पावर भी होती है, पॉलिटिकल पावर भी होती है, डिप्लोमेटिक पावर भी होती है, कल्चरल पावर भी होती है। अब मिलिट्री पावर में क्या होता है, जैसे हमारे पास फ़ौज है, अगर हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी है, हमारे पास ज़्यादा फ़ौज है, हथियार है, तो ये भी एक मुल्क के लिए पावर है। इकोनॉमिक पावर क्या होता है, जैसे हमारे पास ज़्यादा रुपया पैसा है, हमारी तिजारती जो मामलात हैं वो बहुत मजबूत है, ज़्यादा है लेन देन। तो पॉलिटिकल पावर क्या है, डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो खुद का फ़ैसला हम ले सकें खुद अपने कामों के लिए। डिप्लोमेटिक पावर में क्या आ जाता है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे पास जो होते हैं हमारे वो मजबूत हैं, अच्छे हैं। ठीक है, कल्चरल पावर क्या होता है, अपने कल्चर का जो इन्फ्लुएंस करना होता है, ये सारा हमारे पावर के सोर्सेज हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज हैं ये। ठीक है, पावर के, तो पावर एक रिलेटिव चीज़ है। अगर एक स्टेट दूसरे स्टेट से अपने जो बचाव कर सके, वो पावरफुल होता है। ठीक है, यानी अगर किसी भी चीज़ के लिए, जैसे हमारे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो अभी रिसेंटली जंग हुई थी 2025 में मई में, तो उसमें क्या था, हमारी ये जो है मिलिट्री पावर थी। मिलिट्री पावर कैसे, जैसे हमारी फ़ौज की जो थी वो स्ट्रॉन्ग थी, उसने बहादुरी से मुकाबला किया, तो ये क्या थी, ये हमारी पावर थी। ठीक है, और अगर एक स्टेट दूसरे स्टेट को अपनी पॉलिसीज़ जो है वो बदलने पर मजबूर भी कर दे, तो वो भी एक पावर है। यानी अगर हमारा कोई फ़ैसला, कोई ऐसा जो फ़ैसला है, जो हम अगर पाकिस्तानी उस फ़ैसले को जो है वो उनको उनके फ़ैसले पर बदलने पर उनके फ़ैसले को जो है बदलने पर मजबूर कर दें, तो ये पाकिस्तान की एक क्या होगी, पावर होगी। ठीक है, तो मतलब सिंपल इसमें ये है कि हर मुल्क अपनी सिक्योरिटी और फ़ायदे के लिए काम करता है। नेशनल इंटरेस्ट का मतलब असल में क्या चीज़ होती है, पावर होती है। ये नहीं है, पावर अलग अलग फॉर्म्स में हो सकती है, लेकिन आखिर में जो है वो बात इसी पे आती है कि कौन किसको रोक सकता है या कौन कितना मजबूर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स इसी में कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो क्या, यानी एनआरके। अब एनआरके क्या होता है, मैंने शायद आप लोगों को पहले बताया है, पता नहीं बताया, ये पहले आया है या नहीं आया।
इसको जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि एनार्की क्या होता है। देखिए, एनार्की का मतलब यहाँ पे जो है ये होता है यानी बेकायदा निज़ाम। यानी कैसे, मतलब कि दुनिया में कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट या सुप्रीम अथॉरिटी नहीं जो सब मुल्कों पे हुक्म चलाए। देखिए, एक एग्जांपल देती हूँ। हम किसी भी फील्ड में काम करते हैं, अगर सपोज करें हम किसी स्कूल में काम करते हैं, टीचिंग करते हैं, तो वहाँ पे भी एक प्रिंसिपल होता है, हेड होता है। यानी स्टूडेंट के ऊपर टीचर जो है वो अपना रूप झाड़ सकता है, अपना रूप दिखा सकता है, चीज़ें काम करवा सकता है, लेकिन टीचर्स के ऊपर कौन है? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ने जो कहा है, जैसे करना है वैसे ही टीचर्स करते हैं, और टीचर्स फिर वैसे ही स्टूडेंट से काम लेते हैं, यानी काम देते हैं, उनको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तो जब ये हमारे पास हर फील्ड में ऐसा ही होता, कोई ना कोई बॉस ज़रूर होता है, लेकिन कंट्रीज़ का आपस में कोई बॉस नहीं है। यानी जितने भी ममालिक हैं उनका कोई ऐसा बॉस नहीं है, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो उन सब का बॉस हो। ठीक है, तो अनार्की का मतलब यही है, यानी बेकायदा निज़ाम है। मतलब दुनिया में कोई ऐसी गवर्नमेंट या सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है जो सब कंट्रीज़ पर जो है वो अपना हुक्म चला सके। हर स्टेट अपना फ़ैसला खुद करती है और अपनी सिक्योरिटी जो है वो खुद प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, समझ आ गई। तो अब जो सिंपल लफ्ज़ों में हमारे पास जो है वो यही है यहाँ पे कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जो कि एनार्की, रियलिस्ट कहते हैं कि दुनिया का निज़ाम जो है वो बेकायदा हो चुका है, यानी जो अनएथिकल है, और यानी कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट या अथॉरिटी नहीं जो सब स्टेट्स पे अपना जो है वो ऑर्डर कर चला सके। हर स्टेट को अपने रिसोर्सेज और अपनी पावर पे रिलाई करना पड़ता है। ठीक है, सेल्फ हेल्प सिस्टम भी खुद की होती है, यानी स्टेट्स को अपनी सिक्योरिटी और अपने इंटरेस्ट खुद ही प्रोटेक्ट करने पड़ते हैं। एग्रीमेंट्स और जो ट्रीटीज़ जो तभी चलती हैं जब स्टेट्स खुद इन्फोर्स करें, क्योंकि कोई ऊपर वाली जो पावर नहीं जो ज़बरदस्ती ये चीज़ करवा सके। यानी हर मुल्क अपने लिए कुछ भी फ़ैसला ले सकता है, कुछ भी कर सकता है, और किसी भी मुल्क की जो है वो नो अथॉरिटी अबव नेशन स्टेट है। यानी रियलिस्ट के नज़दीक नेशन स्टेट सबसे बड़ी यूनिट है, इसके ऊपर कोई और अथॉरिटी जैसे कि यूएन है, यूनाइटेड नेशंस, असल में स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो नहीं कर सकती। जिस स्टूडेंट्स इसमें जो रियलिज़म पॉलिटिक्स को जो है वो अखलाकी नज़रिए से नहीं देखा जा सकता। यहाँ जो है वो रैशनल जो होता है वो, यानी कोई हिसाबी किताबी होती है, यानी कोई समझदारी से काम लिए जाते हैं, यानी डिसीजन ऐसे होते हैं जो पावर और फ़ायदे पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, और पावर हर चीज़ हो सकती है, यानी जैसे कि मुख्तलिफ तरह की हो सकती है। मिलिट्री होगी, इकोनॉमी होगी, डिप्लोमेसी होगी, कल्चरली तौर पर जो होगी हमारे पास कल्चर के तौर पर। तो ये सारे जो है वो पावर की मुख्तलिफ किस्में हैं। तो मगर एक बात जो है कॉमन है, पावर का मतलब है दूसरों पे अपना कंट्रोल या इन्फ्लुएंस जो है वो जमाना। ठीक है, तो रियलिस्ट कहते हैं कि हमेशा पावर का स्ट्रगल होता है। जाहिर सी बात है, हर स्टेट चाहता है ज़्यादा सिक्योरिटी, ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा इन्फ्लुएंस। ठीक है, और हमारे पास दो फेमस रियलिस्ट हैं जिनका नाम हैंस और हेनरी है, ये अपने याद रखने हैं। रियलिज़म और पेसिमिज़म में क्या बताया गया है कि रॉबर्ट गिब्बन कहता है कि रियलिज़म इंसान के मॉरल प्रोग्रेस से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। मतलब दुनिया में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स और जो है वो कम्पिटेबल गोल्स रहते हैं। ज़ाहिर बात है, कुछ भी कोई कितनी भी जो है वो कंट्री कितना भी एडवांस क्यों ना हो, कोई कितना भी मुल्क जो है वो तरक्की याफ्ता क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कंपटीशंस रहता है, कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। कभी भी जो है वो कोई भी रियलिज़म जो है वो इंसान के मॉरल प्रैक्टिस पे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकता। ठीक है, उस स्टेट्स के दरमियान हमेशा मुकाबला होता है। सिक्योरिटी की तहत पे देख लें, वेल्थ के तहत पे देख लें, स्टेटस के लिहाज से देख लें, तो कुछ ना कुछ रहता है ऐसा। ठीक है, तो क्योंकि रूल्स जो है वो इन्फोर्स करने वाला कोई नहीं होता, इसलिए हर स्टेट को दूसरी स्टेट्स के अगेंस्ट अपनी पावर जो है वो प्रोटेक्ट करनी पड़ती है। तो हर स्टेट अपनी पावर को रिलेटिव टर्म्स में देखता है कि हम ज़्यादा पावरफुल हैं या कम दूसरे मुल्कों के मुकाबले में। तो स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात यह है कि रिलीजन में क्या कहा जाता है कि दुनिया का सिस्टम जो है वो अनर्क है, कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, यानी हर कोई अपना फैसला ले सकता है, हर स्टेट अपने इंटरेस्ट और सिक्योरिटी के लिए खुद स्ट्रगल करता है। पॉलिटिक्स रैशनल्स होती हैं, मोरालिटी बेस्ड पे जो है वो बेस्ड नहीं। पॉलिटिक्स जो है वो रैशनल पर होती है, मोरालिटी बेस्ड पर नहीं होती। यानी सिर्फ ये नहीं कि अखलाकी तौर पे जो बंदा अच्छा है, जो मुल्क भी अखलाक देखना और चले जाए उसका वो जो है वो स्ट्रॉन्ग है। नो, पॉलिटिक्स जो है वो रैशनल्स होती हैं। हर वक्त पावर का स्ट्रगल रहता है और स्टेट्स एक दूसरे से जो है वो कम्पीट करती हैं फॉर सिक्योरिटी, वेल्थ और स्टेट के लिहाज से। ठीक है, तो ये सारा रियलिज्म में आता है। तो आपने जो स्टूडेंट्स याद करना है, देखिए रियलिज्म की जो मैंने हाईलाइटेड चीज़ें की भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपने जो रियलिज्म में जो है वो क्या अज्यूम किया जाता है ये देखना है। नेशनल पावर में जो है वो क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मिलिट्री आ गई, इकोनॉमिक आ गई, पॉलिटिकल आ गई, ठीक है, डिप्लोमेटिक आ गई, कल्चरल सोर्सेज आ गए। और रियलिस्ट जो है वो के लिए क्या होता है कि पावर जो है वो प्राइमरी रिलेटिव टर्म है। ये एज MCQs आपने देख लेना है। ठीक है, और हमारे जो दो बड़े
रियलिस्ट हैं, उनके नाम क्या थे, एक हैंस वाला और एक हेनरी। ये आपने याद रखना है। रियलिज्म के बारे में जो है वो रॉबर्ट किलपिन ने क्या बयान दिया है, तो ये आपने अच्छे से याद करना जितना भी मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। जिस तरह उसके बाद हम आ जाते हैं लिबरलिज्म पर। देखिए देखिए इंटरनेशनल कॉपरेशन पॉसिबल है। लिबरल थ्योरिस्ट्स जो हैं वो कहते हैं कि कंट्रीज़ के दरमियान सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता बल्कि कॉपरेशन भी पॉसिबल है। देखिए कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, तज़ाद, झगड़ा या कोई ना कोई आपस में कोई ना कोई मसला मसाइल रहता है। ठीक है, तो लेकिन वो कहते हैं कि सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होता हर कंट्री के दरमियान, बल्कि कहीं ना कहीं पर कॉपरेशन भी पॉसिबल है। मल्टीपल एक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस में मल्टीपल जो एक्टर्स हैं, जैसे सिर्फ स्टेट्स ही नहीं बल्कि और भी कुछ ऐसे एक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि MNC आ गया, मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई, NGOs आ गई, इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस वगैरह, ये सब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा असर डालते हैं। ठीक है, तो गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं। इन एक्टर्स के इकोनॉमिक, सोशल और मिलिट्री गोल्स होते हैं, और ये अपने गोल्स जो है वो अचीव करने के लिए मल्टीपल टूल्स और जो है वो मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, एनार्की जो परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लिबरल्स कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम एनार्किक ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ही होगा। कभी कभी जो है वो कॉपरेशंस भी होती हैं, जैसे कि ट्रेड के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से और कल्चरल एक्सचेंज के लिहाज से जो है वो यहाँ पर हमारी कॉपरेशंस होती हैं, कॉपरेट किया जाता है। ठीक है, तो हर मुल्क हर चीज़ में पावरफुल नहीं होता, ज़ाहिर सी बात है। जैसे OPEC है, कंट्रीज़ ऑयल प्राइसेस कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कंट्रीज़ क्या करते हैं, ऑयल प्राइसेस कंट्रोल करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम के लिहाज से, लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज़ में जो है वो इनका इतना जो है वो पावर नहीं है। स्टेट्स एक दूसरे से डिपेंड होते हैं इकोनॉमी के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से, रिसोर्सेज के लिए, कि एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, तो ये डिपेंडेंस उनको कोऑपरेट करने पे मजबूर करती है। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पर तेल ज़्यादा है तो दूसरे ममालिक जो है वो उनसे कोऑपरेट करेंगे ताकि उनसे ऑयल जो है वो ले सकें। किसी के पास ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ हैं तो उनसे हम टेक्नोलॉजीज़ को लेने के लिए हम उनसे कोऑपरेट करेंगे, उनसे हम जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हर रियल लाइफ भी जो है ना हम लोगों की, तो हम सब एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं। हम अपने माँ बाप के बगैर नहीं रह सकते, हम रिश्तेदारों के बगैर नहीं रह सकते, हम और हमसाए के बगैर नहीं रह सकते, हम इंसानों के बगैर नहीं रह सकते, हम जानवरों के बगैर नहीं रह सकते। तो इसी तरह नेशनल कंट्रीज़ जो है वो एक दूसरे कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ भी जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस एनार्किक सिस्टम को सॉफ्ट बना देते हैं, मतलब रूल्स और नॉर्म्स कॉपरेशंस को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो लिबरल्स ये चाहते हैं एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम जहां रूल्स और नॉर्म्स हो लेकिन कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट ना हो, यानी सिस्टम सेल्फ रेगुलेटेड हो। ठीक है, तो लिबरल्स इकोनॉमी में गवर्नमेंट के जो ज़्यादा इंटरफेरेंस के जो है वो अगेंस्ट है, वो फ्री ट्रेड और ओपन मार्केट्स को सपोर्ट करते हैं। तो मैं आपको अगेन जो है वो इसका बताना चाहूँगी कि लिबरलिज्म क्या कहते हैं, कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिर्फ पावर और कॉन्फ्लिक्ट पे नहीं चलती बल्कि कॉपरेशन पर भी जो है वो चलती। कॉपरेशन भी यहाँ पर पॉसिबल होता है थ्रू ट्रेड हो गया, लॉ हो गया, इंस्टीट्यूशंस और इंटरडिपेंडेंस, जहाँ मल्टीपल एक्टर्स लाइक स्टेट्स, NGOs और MNCs जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये जो था आपका लिबरलिज्म था। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ से भी जो है वो याद करनी है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ें। लिबरल थ्योरिस्ट का क्या कहना है, इसमें कौन कौन से एक्टर्स हैं, और फॉर लिबरल के लिए जो है वो अनआर्किक कैरेक्टर्स ऑफ द इंटरेस्ट डज नॉट इम्प्लाई दैट पॉलिसी मेकर्स फेस एंड अनचेंजिंग सिचुएशंस ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। और OPEC एज MCQs में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू लिबरल थ्योरिस्ट्स। और क्या कहते हैं ये वो अगर वो आपसे पूछे कि लिबरलिज्म के थ्योरिस्ट्स का जो है वो क्या कहना है, तो ये आप जो 2-3 चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई इंपॉर्टेंट, आपने ये कर लेनी है। ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है आइडियलिज्म। अब देखिए आइडियलिस्ट क्या कहते हैं, आइडियलिस्ट कहते हैं कि रियलिज्म जो है जो सिर्फ पावर और कॉन्फ्लिक्ट पे बेस्ड है। आइडियलिस्ट कहते हैं कि रियलिज्म जो है वो किसका क्या कहना होता है कि पावर और कॉन्फ्लिक्ट पे बेस्ड होती है कोई भी चीज़, कोई भी कंट्री। आइडियलिस्ट ये कहते हैं कि रिलीजन एक जो है वो गुज़रता हुआ, कहते हैं कि पास्ट वाला जो है वो दूर है, आगे चलकर दुनिया जो बेहतर और पीसफुल हो सकती है। कैसे, वर्ल्ड विदाउट पावर पॉलिटिक्स। आइडियलिस्ट एक ऐसी दुनिया इमेजिन करते हैं जहां ना पावर पॉलिटिक्स हो और ना ही वियोलेंस हो। ठीक है, यानी उनका जो फेथ इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, यानी आइडियलिस्ट को ये यकीन है कि ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि UN है, यूनाइटेड नेशंस, वो कंट्रीज़ के दरमियान पीस और कॉपरेशन प्रमोट कर सकती है। ठीक है, तो इसमें वो कहते हैं कि इसका एक जो रोल है वो एजुकेशन के हिसाब से भी है। जैसे आइडियलिस्ट ये मानते हैं कि यूनिवर्सल एजुकेशन जो सबको तालीम से जो है वो कंट्रीज़ और लोगों के दरमियान समझ और पीस जो है वो
बढ़ सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है। लोगों में भी जो पीस वाला मामला है, अमनो अमान वाला, वो कहते हैं कि ये बढ़ सकता है, ठीक है। तो लेकिन वो ये भी मानते हैं कि जो हमारे पास जो डिक्टेटरशिप जैसे निज़ाम होते हैं, उनको जो है वो डेमोक्रेसी से क्रश करना आसान नहीं है। यानी आइडियलिज़्म कभी कभी जो है वो डिसअपॉइंटिंग भी लगते हैं, क्योंकि दुनिया में जो है अभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स और टर्मोइल मौजूद है। यानी कोई हर किसी न किसी कंट्री का किसी न किसी कंट्री के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो फेमस आइडियलिस्ट हमारे पास इनमें से कौन कौन से, इन तीनों के आपने नाम याद रखने कि आइडियलिस्ट कौन कौन से हैं। देखिए, कैंट हो गया, वुड्रो विल्सन हो गया, और जो है हमारे पास रूसो हो गया, ठीक है। तो ये अपने तीनों के नाम ज़रूर याद रखने हैं। आइडियलिज्म क्या कहते हैं कि एक दिन दुनिया पावर, पॉलिटिक्स और विलेंस से फ्री हो सकती है और पीस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और एजुकेशन से पॉसिबल है, लेकिन रियलिटी में इसे जो है वो अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्लियर होगी। तो इसमें स्टूडेंट्स आपने ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपने एक तो इनके नाम याद करने हैं। आइडियलिज्म के आइडियलिस्ट जो हमारे फेमस थे, उनके तीनों के नाम याद रखने हैं, वो कौन से हैं। इसी तरह ऊपर भी आपके दो रियलिज़म के नेम थे, फेमस रियलिज़म थ्योरिस्ट थे, उनके भी आपने नाम भी ज़रूर याद रखने हैं। और इनका क्या विज़न है आइडियलिज़म का, ये भी आपने जो है वो याद रखना। जैसे मैंने ये हाईलाइट किया है, इनका जो विज़न था, ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पावर, पॉलिटिक्स हो सकती है एंड विलेंस के बगैर। आइडियलिस्ट जो है वो कहते हैं कि ग्रेट फेथ इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिवर्सल एजुकेशन इन अचीविंग दिस एंड। ये अगर आपसे आइडियलिज्म के बारे में पूछा जाए तो आप इन ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, तो ये आप याद कर लीजिएगा। तो ये लिख देंगे तो इंशाल्लाह आपका जो है वो आंसर बिल्कुल राइट होगा और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं आगे रेलिवेंट वोकैबुलरी पर। इंपॉर्टेंट है फॉर क्विज़ेस के हवाले से भी, तो आपने ये याद रखने हैं। एनआरकी क्या होता है, ठीक है, ये हमारे पास ये क्या क्या चीज़ें होते हैं, तो ये आपने इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपने याद कर लेने अच्छे से। तो ये जो था आपका लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, और इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको करनी है, इससे ज़्यादा आपने याद नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।